ये कहानी साहित्यिक एवं मनोरंजन उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है। मूल कहानी का श्रेय लेखक एवं स्रोत वेबसाइट हिंदी समय को जाता है। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और ऑडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चलिए अब सीधे कहानी की ओर चलते हैं। आज की कहानी का शीर्षक है चंद्रकांता। पहाड़ी के नीचे दो शख्स वीरेंद्र सिंह और तेज सिंह एक पत्थर की चट्टान पर बैठकर आपस में बातें कर रहे हैं। वीरेंद्र सिंह की उम्र 21 या 22 वर्ष की होगी। ये नौगढ़ के राजा सुरेंद्र सिंह का इकलौता लड़का है। तेज सिंह है राजा सुरेंद्र सिंह के दीवान जीत सिंह का प्यारा लड़का और कुंवर वीरेंद्र सिंह का दिली दोस्त, बड़ा चालाक और फुर्तीला। कमर में सिर्फ खंजर बांधे, बगल में बटुआ लटकाए, हाथ में एक कमंद लिए बड़ी तेजी के साथ चारों तरफ देखता और इनसे बातें करता जाता है। इन दोनों के सामने एक घोड़ा कसाकसाया दुरुस्त पेड़ से बंधा हुआ है। कुंवर वीरेंद्र सिंह कह रहे हैं, भाई तेज सिंह, देखो मोहब्बत भी क्या बुरी बला है जिसने इस हद तक पहुंचा दिया। कई दफा तुम विजयगढ़ से राजकुमारी चंद्रकांता की चिट्ठी मेरे पास लाए और मेरी चिट्ठी उन तक पहुंचाई, जिससे साफ मालूम होता है कि जितनी मोहब्बत मैं चंद्रकांता से रखता हूं उतनी ही चंद्रकांता मुझसे रखती है। हालांकि हमारे राज्य और उसके राज्य के बीच सिर्फ 5 कोस का फासला है, इस पर भी हम लोगों के किए कुछ भी नहीं बन पड़ता। देखो, इस खत में भी चंद्रकांता ने यही लिखा है कि जिस तरह बने जल्द मिल जाओ। तेज सिंह ने जवाब दिया, मैं हर तरह से आपको वहां ले जा सकता हूं, मगर एक तो आजकल चंद्रकांता के पिता महाराज जयसिंह ने महल के चारों तरफ सख्त पहरा बैठा रखा है। दूसरे उनके मंत्री का लड़का क्रूर सिंह उस पर आशिक हो रहा है। ऊपर से उसने अपने दोनों अयारों को, जिनका नाम नाजिम अली और अहमद खां है, इस बात की ताकीद करा दी है कि बराबर वे लोग महल की निगरानी किया करें, क्योंकि आपकी मोहब्बत का हाल क्रूर सिंह और उसके अयारों को बखूबी मालूम हो गया है। चाहे चंद्रकांता क्रूर सिंह से बहुत ही नफरत करती है और राजा भी अपनी लड़की अपने मंत्री के लड़के को नहीं दे सकता, फिर भी उसे उम्मीद बंधी हुई है और आपकी लगावट बहुत बुरी मालूम होती है। अपने बाप के जरिए उसने महाराज जयसिंह के कानों तक आपकी लगावट का हाल पहुंचा दिया है और इसी सबब से पहरे की सख्त ताकीद हो गई है। आपको ले चलना अभी मुझे पसंद नहीं, जब तक कि मैं वहां जाकर फसादियों को गिरफ्तार न कर लूं। इस वक्त मैं फिर विजयगढ़ जाकर चंद्रकांता और चपला से मुलाकात करता हूं, क्योंकि चपला अयारा और चंद्रकांता की प्यारी सखी है और चंद्रकांता को जान से ज्यादा मानती है। सिवाय इस चपला के मेरा साथ देने वाला वहां कोई नहीं है। जब मैं अपने दुश्मनों की चालाकी और कार्रवाई देखकर लौटूं, तब आपके चलने के बारे में राय दूं। कहीं ऐसा न हो कि बिना समझे बूझे काम करके हम लोग वहां ही गिरफ्तार हो जाएं। वीरेंद्र, जो मुनासिब समझो करो। मुझको तो सिर्फ अपनी ताकत पर भरोसा है, लेकिन तुमको अपनी ताकत और अय्यारी दोनों का। तेज सिंह, मुझे यह भी पता लगा है कि हाल में ही क्रूर सिंह के दोनों अय्यार नाजिम और अहमद यहां आकर पुनः हमारे महाराजा के दर्शन कर गए हैं। न मालूम किस चालाकी से आए थे। अफसोस उस वक्त मैं यहां न था। वीरेंद्र, मुश्किल तो यह है कि तुम क्रूर सिंह के दोनों अयारों को फंसाना चाहते हो और वे लोग तुम्हारी गिरफ्तारी की फिक्र में हैं। परमेश्वर कुशल करे। खैर, अब तुम जाओ और जिस तरह बने चंद्रकांता से मेरी मुलाकात का बंदोबस्त करो। तेज सिंह फौरन उठ खड़े हुए और वीरेंद्र सिंह को वही छोड़ पैदल विजयगढ़ की तरफ रवाना हुए। वीरेंद्र सिंह भी घोड़े को दरख्त से खोलकर उस पर सवार हुए और अपने किले की तरफ चले गए। अब कहानी का भाग 2। विजयगढ़ में क्रूर सिंह अपनी बैठक के अंदर नाजिम और अहमद दोनों अयारों के साथ बातें कर रहा है। क्रूर सिंह, देखो नाजिम, महाराज का तो ये ख्याल है कि मैं राजा होकर मंत्री के लड़के को कैसे दामाद बनाऊं, और चंद्रकांता वीरेंद्र सिंह को चाहती है। अब कहो कि मेरा काम कैसे निकले।
अगर सोचा जाए कि चंद्रकांता को लेकर भाग जाओ, तो कहाँ जाओ और कहाँ रहकर आराम करूं? फिर ले जाने के बाद मेरे बाप की महाराज क्या दुर्दशा करेंगे? इससे तो यही मुनासिब होगा कि पहले वीरेंद्र सिंह और उसके अय्यार तेज सिंह को किसी तरह गिरफ्तार कर किसी ऐसी जगह ले जाकर खपा डाला जाए कि 1000 वर्ष तक पता न लगे, और इसके बाद मौका पाकर महाराज को मारने की फिक्र की जाए। फिर तो मैं झट गद्दी का मालिक बन जाऊंगा और तब अलबत्ता अपनी जिंदगी में चंद्रकांता से ऐश कर सकूंगा। मगर ये तो कहो कि महाराज के मरने के बाद मैं गद्दी का मालिक कैसे बनूंगा? लोग कैसे मुझे राजा बनाएंगे? नाजिम, हमारे राजा के यहां बनिस्बत काफिरों के मुसलमान ज्यादा है। उन सभी को आपकी मदद के लिए मैं राजी कर सकता हूं और उन लोगों से कसम खिला सकता हूं कि महाराज के बाद आपको राजा माने। मगर शर्त यह है कि काम हो जाने पर आप भी हमारे मजहब मुसलमानी को कबूल करें। क्रूर सिंह, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारी शर्त दिलोजान से कबूल करता हूं। अहमद, तो बस ठीक है, आप इस बात का इकरारनामा लिखकर मेरे हवाले करें। मैं सब मुसलमान भाइयों को दिखलाकर उन्हें अपने साथ मिला लूंगा। क्रूर सिंह ने काम हो जाने पर मुसलमानी मजहब अख्तियार करने का इकरारनामा लिखकर फौरन नाजिम और अहमद के हवाले किया, जिस पर अहमद ने क्रूर सिंह से कहा, अब सब मुसलमानों का एक दिल कर लेना हम लोगों के जिम्मे है, इसके लिए आप कुछ न सोचिए। हाँ, हम दोनों आदमियों के लिए भी एक इकरारनामा इस बात का हो जाना चाहिए कि आपके राजा हो जाने पर हम ही दोनों वजीर मुकर्रर किए जाएंगे, और तब हम लोगों की चालाकी का तमाशा देखिए कि बात की बात में जमाना कैसे उलट पुलट कर देते हैं। क्रूर सिंह ने झटपट इस बात का भी इकरारनामा लिख दिया, जिससे वे दोनों बहुत ही खुश हुए। इसके बाद नाजिम ने कहा, इस वक्त हम लोग चंद्रकांता के हालचाल की खबर लेने जाते हैं, क्योंकि शाम का वक्त बहुत अच्छा है। चंद्रकांता जरूर बाग में गई होगी और अपनी सखी चपला से अपनी विरह कहानी कह रही होगी, इसलिए हमको पता लगाना कोई मुश्किल न होगा कि आजकल वीरेंद्र सिंह और चंद्रकांता के बीच में क्या हो रहा है। ये कहकर दोनों अय्यार क्रूर सिंह से विदा हुए। अब कहानी का भाग 3। कुछ कुछ दिन बाकी है। चंद्रकांता, चपला और चंपा बाग में टहल रही है। भीनी भीनी फूलों की महक धीमी हवा के साथ मिलकर तबीयत को खुश कर रही है। तरह तरह के फूल खिले हुए हैं। बाग के पश्चिम की तरफ वाले आम के घने पेड़ों की बहार और उसमें से अस्त होते हुए सूरज की किरणों की चमक एक अजीब ही मजा दे रही है। फूलों की क्यारियों के रविशों में अच्छी तरह छिड़काव किया हुआ है और फूलों के दरख्त भी अच्छी तरह पानी से धोए हैं। कहीं गुलाब, कहीं जूही, कहीं बेला, कहीं मोतिये की क्यारियां अपना अपना मजा दे रही है। एक तरफ बाग से सटा हुआ ऊंचा महल और दूसरी तरफ सुंदर सुंदर बुर्जिया अपनी बहार दिखला रही है। चपला, जो चालाकी के फन में बड़ी तेज और चंद्रकांता की प्यारी सखी है, अपने चंचल हाव भाव के साथ चंद्रकांता को संग लिए चारों ओर घूमती और तारीफ करती हुई खुशबूदार फूलों को तोड़ तोड़ कर चंद्रकांता के हाथ में दे रही है। मगर चंद्रकांता को वीरेंद्र सिंह की जुदाई में ये सब बातें कम अच्छी मालूम होती हैं। उसे तो दिल बहलाने के लिए उसकी सखिया जबरदस्ती बाग में खींच लाई है। चंद्रकांता की सखी चंपा तो गुच्छा बनाने के लिए फूलों को तोड़ती हुई मालती लता के कुंज की तरफ चली गई, लेकिन चंद्रकांता और चपला धीरे धीरे टहलती हुई बीच के फव्वारे के पास जा निकली और उसकी चक्करदार टूटियों से निकलते हुए जल का तमाशा देखने लगी। चपला, न मालूम चंपा किधर चली गई। चंद्रकांता कहीं इधर उधर घूमती होगी। चपला, 2 घड़ी से ज्यादा हो गया, तब से वो हम लोगों के साथ नहीं है। चंद्रकांता, देखो वो आ रही है। चपला, इस वक्त तो उसकी चाल में फर्क मालूम होता है। इतने में चंपा ने आकर फूलों का एक गुच्छा चंद्रकांता के हाथ में दिया और कहा, देखिए, ये कैसा अच्छा गुच्छा बना लाई हूं। अगर इस वक्त कुंवर वीरेंद्र सिंह होते तो इसको देख मेरी कारीगरी की तारीफ करते और मुझको कुछ इनाम भी देते। वीरेंद्र सिंह का नाम सुनते ही एकाएक चंद्रकांता का अजब हाल हो गया। भूली हुई बात फिर याद आ गई। कमल मुख मुरझा गया, ऊंची ऊंची सांसें लेने लगी, आंखों से आंसू टपकने लगे। धीरे धीरे कहने लगी,
न मालूम विधाता ने मेरे भाग्य में क्या लिखा है, न मालूम मैंने उस जन्म में कौन से ऐसे पाप किए हैं जिनके बदले ये दुख भोगना पड़ रहा है। देखो पिता को क्या धुन समाई है, कहते हैं कि चंद्रकांता को कुंवारी ही रखूंगा। हाय, वीरेंद्र के पिता ने शादी करने के लिए कैसी कैसी खुशामदें की, मगर दुष्ट क्रूर के बाप कुप्थ सिंह ने उसको ऐसा कुछ बस में कर रखा है कि कोई काम नहीं होने देता, और उधर कमबख्त क्रूर अपनी ही लसी लगाना चाहता है। एकाएक चपला ने चंद्रकांता का हाथ पकड़कर जोर से दबाया, मानो चुप रहने के लिए इशारा किया। चपला के इशारे को समझकर चंद्रकांता चुप हो गई और चपला का हाथ पकड़कर फिर बाग में टहलने लगी, मगर अपना रूमाल उसी जगह जानबूझकर गिराती गई। थोड़ी दूर आगे बढ़कर उसने चंपा से कहा, सखी देख तो, फव्वारे के पास कहीं मेरा रूमाल गिर पड़ा है। चंपा रूमाल लेने फव्वारे की तरफ चली गई। तब चंद्रकांता ने चपला से पूछा, सखी तूने बोलते समय मुझे एकाएक क्यों रोका? चपला ने कहा, मेरी प्यारी सखी, मुझको चंपा पर शुभा हो गया है। उसकी बातों और चितवनों से मालूम होता है कि वो असली चंपा नहीं है। इतने में चंपा ने रूमाल लाकर चपला के हाथ में दिया। चपला ने चंपा से पूछा, सखी कल रात को मैंने तुझको जो कहा था सो तूने किया? चंपा बोली, नहीं, मैं तो भूल गई। तब चपला ने कहा, भला वो बात तो याद है या वो भी भूल गई? चंपा बोली, बात तो याद है। तब फिर चपला ने कहा, भला दोहरा के मुझसे कह तो सही, तब मैं जानूं कि तुझे याद है। इस बात का जवाब न देकर चंपा ने दूसरी बात छेड़ दी, जिससे शक की जगह यकीन हो गया कि ये चंपा नहीं है। आखिर चपला ये कहकर कि मैं तुझसे एक बात कहूंगी, चंपा को एक किनारे ले गई और कुछ मामूली बातें करके बोली, देख तो चंपा, मेरे कान से कुछ बदबू तो नहीं आती, क्योंकि कल से कान में दर्द है। नकली चंपा चपला के फेर में पड़ गई और फौरन कान सूंघने लगी। चपला ने चालाकी से बेहोशी की बुकनी कान में रखकर नकली चंपा को सूंघा दी, जिसके सूंघते ही चंपा बेहोश होकर गिर पड़ी। चपला ने चंद्रकांता को पुकार कर कहा, आओ सखी, अपनी चंपा का हाल देखो। चंद्रकांता ने पास आकर चंपा को बेहोश पड़ी हुई देख चपला से कहा, सखी कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारा ख्याल धोखा ही निकले और पीछे चंपा से शर्माना पड़े। नहीं, ऐसा न होगा, कहकर चपला चंपा को पीठ पर लाद फव्वारे के पास ले गई और चंद्रकांता से बोली, तुम फव्वारे से चुल्लू भर भर पानी इसके मुंह पर डालो, मैं धोती हूं। चंद्रकांता ने ऐसा ही किया और चपला खूब रगड़ रगड़कर उसका मुंह धोने लगी। थोड़ी देर में चंपा की सूरत बदल गई और साफ नाजिम की सूरत निकल आई। देखते ही चंद्रकांता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वो बोली, सखी इसने तो बड़ी बेअदबी की, देखो तो अब मैं क्या करती हूं। कहकर चपला नाजिम को फिर पीठ पर लाद बाग के एक कोने में ले गई, जहां बुर्ज के नीचे एक छोटा सा तहखाना था। उसके अंदर बेहोश नाजिम को ले जाकर लिटा दिया और अपने अयारी के बटुए में से मोमबत्ती निकाल कर जलाई। एक रस्सी से नाजिम के पैर और दोनों हाथ पीठ की तरफ खूब कसकर बांधे और डिबिया से लखलखा निकालकर उसको सूंघाया, जिससे नाजिम ने एक छींक मारी और होश में आकर अपने को कैद और बेबस देखा। चपला कोड़ा लेकर खड़ी हो गई और मारना शुरू किया। माफ करो, मुझसे बड़ा कसूर हुआ, अब मैं ऐसा कभी न करूंगा, बल्कि इस काम का नाम भी न लूंगा, इत्यादि कहकर नाजिम चिल्लाने और रोने लगा,
मगर चपला कब सुनने वाली थी। वो कोड़ा जमाए ही गई और बोली, सब्र कर, अभी तो तेरी पीठ की खुजली भी न मिटी होगी। तू यहां क्यों आया था? क्या तुझे बाग की हवा अच्छी मालूम हुई थी? क्या बाग की सैर को जी चाहा था? क्या तू नहीं जानता था कि चपला भी यहां होगी? हरामजादे के बच्चे, बेईमान, अपने बाप के कहने से तूने ये काम किया? देख, मैं उसकी भी तबीयत खुश कर देती हूं। ये कहकर फिर मारना शुरू किया और पूछा, सच बता, तू कैसे यहां आया और चंपा कहाँ गई? मार के खौफ से नाजिम को असल हाल कहना ही पड़ा। वो बोला, चंपा को मैंने ही बेहोश किया था। बेहोशी की दवा छिड़क कर फूलों का गुच्छा उसके रास्ते में रख दिया, जिसको सूंघकर वो बेहोश हो गई। तब मैंने उसे मालती लता के कुंज में डाल दिया और उसकी सूरत बना उसके कपड़े पहन तुम्हारी तरफ चला आया। लो, मैंने सब हाल कह दिया, अब तो छोड़ दो। चपला ने कहा, ठहर, छोड़ती हूं। मगर फिर भी 10-5 कोड़े और जमा ही दिए, यहां तक कि नाजिम बिलबिला उठा। तब चपला ने चंद्रकांता से कहा, सखी, तुम इसकी निगहबानी करो, मैं चंपा को ढूंढ कर लाती हूं, कहीं वो पाजी झूठ न कहता हो। चंपा को खोजती हुई चपला मालती लता के पास पहुंची और बत्ती जलाकर ढूंढने लगी। देखा कि सचमुच चंपा एक झाड़ी में बेहोश पड़ी है और बदन पर उसके एक लत्ता भी नहीं है। चपला उसे लखलखा सूंघा कर होश में लाई और पूछा, क्यों मिजाज कैसा है? खा गई न धोखा? चंपा ने कहा, मुझको क्या मालूम था कि इस समय यहां अयारी होगी। इस जगह फूलों का एक गुच्छा पड़ा था, जिसको उठाकर सूंघते ही मैं बेहोश हो गई। फिर न मालूम क्या हुआ। हाय हाय, न जाने किसने मुझे बेहोश किया। मेरे कपड़े भी उतार लिए, बड़ी लागत के कपड़े थे। वहां पर नाजिम के कपड़े पड़े हुए थे, जिनमें से 2 एक लेकर चपला ने चंपा का बदन ढका और तब ये कहकर कि मेरे साथ आ, मैं उसे दिखलाऊं जिसने तेरी ये हालत की चंपा को साथ ले उस जगह आई जहां चंद्रकांता और नाजिम थे। नाजिम की तरफ इशारा करके चपला ने कहा, देख, इसी ने तेरे साथ ये भलाई की थी। चंपा को नाजिम की सूरत देखते ही बड़ा क्रोध आया और वो चपला से बोली, बहन, अगर इजाजत हो तो मैं भी 2-4 कोड़े लगाकर अपना गुस्सा निकाल लूं। चपला ने कहा, जितना जी चाहे इस मुए को जूतियां लगाओ। बस फिर क्या था, चंपा ने मनमाने कोड़े नाजिम को लगाए, यहां तक कि नाजिम घबरा उठा और जी में कहने लगा, खुदा क्रूर सिंह को गारत करे जिसकी बदौलत मेरी ये हालत हुई। आखिरकार नाजिम को उसी कैदखाने में कैद कर तीनों महल की तरफ रवाना हुई। ये छोटा सा बाग जिसमें ऊपर लिखी बातें हुई, महल के संग सटा हुआ उसके पिछवाड़े की तरफ पड़ता था और खासकर चंद्रकांता के टहलने और हवा खाने के लिए ही बनवाया गया था। इसके चारों तरफ मुसलमानों का पहरा होने के सबब से ही अहमद और नाजिम को अपना काम करने का मौका मिल गया था। अब कहानी का भाग 4। तेज सिंह वीरेंद्र सिंह से रुखसत होकर विजयगढ़ पहुंचेगा और चंद्रकांता से मिलने की कोशिश करने लगे, मगर कोई तरकीब न बैठी क्योंकि पहरे वाले बड़ी होशियारी से पहरा दे रहे थे। आखिर सोचने लगे कि क्या करना चाहिए। रात चांदनी है, अगर अंधेरी रात होती तो कमंद लगाकर ही महल के ऊपर जाने की कोशिश की जाती। आखिर तेज सिंह एकांत में गए और वहां अपनी सूरत एक चोबदार कीसी बना महल की ड्योढ़ी पर पहुंचेगा। देखा कि बहुत से चोबदार और प्यादे बैठे पहरा दे रहे हैं। एक चोबदार से बोले, यार, हम भी महाराज के नौकर हैं। आज 4 महीने से महाराज हमको अपनी अर्दली में नौकर रखा है। इस वक्त छुट्टी थी। चांदनी रात का मजा देखते टहलते इस तरफ आ निकले। तुम लोगों को तंबाकू पीते देख जी में आया कि चलो 2 फूंक हम भी लगा ले। अफीम खाने वालों को तंबाकू की महक जैसी मालूम होती है, आप लोग भी जानते ही होंगे। हाँ, आइए, बैठिए, तंबाकू पीजिए, कहकर चोबदार और प्यादों ने हुक्का तेज सिंह के आगे रखा। तेज सिंह ने कहा, मैं हिंदू हूं, हुक्का तो नहीं पी सकता। हाँ, हाथ से जरूर पी लूंगा। ये कह चिलम उतार ली और पीने लगे। उन्होंने 2 फूंक तंबाकू के नहीं पिए थे कि खांसना शुरू किया, इतना खासा कि थोड़ा सा पानी भी मुंह से निकाल दिया
और तब कहा, मियाँ, तुम लोग अजब कड़वा तंबाकू पीते हो। मैं तो हमेशा सरकारी तंबाकू पीता हूं। महाराज के हुक्का बरदार से दोस्ती हो गई है। वो बराबर महाराज के पीने वाले तंबाकू में से मुझको दिया करता है। अब ऐसी आदत पड़ गई है कि सिवाय उस तंबाकू के और कोई तंबाकू अच्छा नहीं लगता। इतना कह चोपदार बने हुए तेज सिंह ने अपने बटुए में से एक चिलम तंबाकू निकाल कर दिया और कहा, तुम लोग भी पीकर देख लो कि कैसा तंबाकू है। भला चोपदारों ने महाराज के पीने का तंबाकू कभी काहे को पिया होगा। झट हाथ फैला दिया और कहा, लाओ भाई, तुम्हारी बदौलत हम भी सरकारी तंबाकू पी ले। तुम बड़े किस्मतवार हो कि महाराज के साथ रहते हो। तुम तो खूब चैन करते होगे। ये नकली चोपदार तेज सिंह के हाथ से तंबाकू ले लिया और खूब दोहरा जमाकर तेज सिंह के सामने लाए। तेज सिंह ने कहा, तुम सुलगाओ, फिर मैं भी ले लूंगा। अब हुक्का गुड़गुड़ाने लगा और साथ ही गप्पे भी उड़ने लगी। थोड़ी ही देर में सब चोपदार और प्यादों का सर घूमने लगा, यहां तक कि झुकते झुकते सब औंधे होकर गिर पड़े और बेहोश हो गए। अब क्या था, बड़ी आसानी से तेज सिंह फाटक के अंदर घुस गए और नजर बचाकर बाग में पहुंचेगा। देखा कि हाथ में रोशनी लिए सामने से एक लौंडी चली आ रही है। तेज सिंह ने फुर्ती से उसके गले में कमन डाली और ऐसा झटका दिया कि वह चू तक ना कर सकी और जमीन पर गिर पड़ी। तुरंत उसे बेहोशी की बुकनी सूंघाई और जब बेहोश हो गई तो उसे वहां से उठाकर किनारे ले गए। बटुए में से सामान निकाल मोमबत्ती जलाई और सामने आईना रख अपनी सूरत उसी के जैसी बनाई। इसके बाद उसको वही छोर उसी के कपड़े पहन महल की तरफ रवाना हुए और वहां पहुंचेगा जहां चंद्रकांता, चपला और चंपा 10-5 लौंडियों के साथ बातें कर रही थी। लौंडी की सूरत बनाए हुए तेज सिंह भी एक किनारे जाकर बैठ गए। तेज सिंह को देख चपला बोली, क्यों केतकी, जिस काम के लिए मैंने तुझको भेजा था, क्या वो काम तू कराई जो चुपचाप आकर बैठ गई है? चपला की बात सुन तेज सिंह को मालूम हो गया कि जिस लौंडी को मैंने बेहोश किया है और जिसकी सूरत बनाकर आया हूं, उसका नाम केतकी है, नकली केतकी। हाँ, काम तो करने गई थी, मगर रास्ते में एक नया तमाशा देख तुमसे कुछ कहने के लिए लौट आई हूं। चपला, ऐसा? अच्छा, तूने क्या देखा क्या? नकली केतकी, सभी को हटा दो तो तुम्हारे और राजकुमारी के सामने बात कह सुनाऊं। सब लौंडियां हटा दी गई और केवल चंद्रकांता, चपला और चंपा रह गई। अब केतकी ने हंसकर कहा, कुछ इनाम तो दो, खुशखबरी सुनाओ। चंद्रकांता ने समझा कि शायद वो कुछ वीरेंद्र सिंह की खबर लाई है, मगर फिर यह भी सोचा कि मैंने तो आज तक कभी वीरेंद्र सिंह का नाम भी इसके सामने नहीं लिया, तब ये क्या मामला है? कौन सी खुशखबरी है जिसके सुनाने के लिए ये पहले ही से इनाम मांगती है? आखिर चंद्रकांता ने केतकी से कहा, हां, इनाम दूंगी, तू कह तो सही, क्या खुशखबरी लाई है? केतकी ने कहा, पहले दे दो तो कहूं, नहीं तो जाती हूं। ये कह उठकर खड़ी हो गई। केतकी के ये नखरे देख चपला से न रहा गया और वो बोल उठी, क्यों री केतकी, आज तुझको क्या हो गया है कि ऐसी बड़बड़ कर बातें कर रही है? लगाओ 2 लात उठके। केतकी ने जवाब दिया, क्या मैं तुझसे कमजोर हूं जो तू लात लगावेगी और मैं छोड़ दूंगी? अब चपला से न रहा गया और केतकी का झोंटा पकड़ने के लिए दौड़ी, यहां तक कि दोनों आपस में गूंथ गई। इत्तिफाक से चपला का हाथ नकली केतकी की छाती पर पड़ा, जहां की सफाई देख वो घबरा उठी और झट से अलग हो गई। नकली केतकी हंसकर, क्यों, भाग क्यों गई? आओ लड़ो। चपला अपनी कमर से कटार निकाल सामने हुई और बोली, ओ अय्यार, सच बता तू कौन है, नहीं तो अभी जान ले डालती हूं। इसका जवाब नकली केतकी ने चपला को कुछ न दिया और वीरेंद्र सिंह की चिट्ठी निकालकर सामने रख दी। चपला की नजर भी इस चिट्ठी पर पड़ी और गौर से देखने लगी। वीरेंद्र सिंह के हाथ की लिखावट देख समझ गई कि ये तेज सिंह है, क्योंकि सिवाय तेज सिंह के और किसी के हाथ वीरेंद्र सिंह कभी चिट्ठी नहीं भेजेंगे। ये सोच समझ चपला शर्मा गई और गर्दन नीची कर चुप हो रही, मगर जी में तेज सिंह की सफाई और चालाकी की तारीफ करने लगी। बल्कि सच तो यह है कि तेज सिंह की मोहब्बत ने
उसके दिल में जगह बना ली। चंद्रकांता ने बड़ी मोहब्बत से वीरेंद्र सिंह का खत पढ़ा और तब तेज सिंह से बातचीत करने लगी। चंद्रकांता, क्यों तेज सिंह, उनका मिजाज तो अच्छा है। तेज सिंह, मिजाज क्या खाक अच्छा होगा, खाना पीना सब छूट गया, रोते रोते आंखें सूज आई। दिन रात तुम्हारा ध्यान है, बिना तुम्हारे मिले उनको कब आराम है। हजार समझाता हूं मगर कौन सुनता है। अभी उसी दिन तुम्हारी चिट्ठी लेकर मैं गया था। आज उनकी हालत देख फिर यहां आना पड़ा। कहते थे कि मैं खुद चलूंगा, किसी तरह समझा बुझाकर यहां आने से रोका और कहा कि आज मुझको जाने दो, मैं जाकर वहां बंदोबस्त कर आओ तब तुमको ले चलूंगा, जिससे किसी तरह का नुकसान न हो। चंद्रकांता, अफसोस तुम उनको अपने साथ न लाए, कम से कम मैं उनका दर्शन तो कर लेती। देखो यहां क्रूर सिंह के दोनों अयारों ने इतना ऊधम मचा रखा है कि कुछ कहा नहीं जाता। पिताजी को मैं कितना रोकती और समझाती हूं कि क्रूर सिंह के दोनों अय्यार मेरे दुश्मन हैं, मगर महाराज कुछ नहीं सुनते, क्योंकि क्रूर सिंह ने उनको अपने वश में कर रखा है। मेरी और कुमार की मुलाकात का हाल बहुत कुछ बढ़ा चढ़ाकर महाराज को न मालूम किस तरह समझा दिया है कि महाराज उसे सच्चों का बादशाह समझ गए हैं। वो हरदम महाराज के कान भरा करता है। अब वे मेरी कुछ भी नहीं सुनते। हाँ, आज बहुत कुछ कहने का मौका मिला है, क्योंकि आज मेरी प्यारी सखी चपला ने नाजिम को इस पिछवाड़े वाले बाग में गिरफ्तार कर लिया है। कल महाराज के सामने उसको ले जाकर तब कहूंगी कि आप अपने क्रूर सिंह की सच्चाई को देखिए। अगर मेरे पहरे पर मुकर्रर किया ही था तो बाग के अंदर जाने की इजाजत किसने दी थी? ये कहकर चंद्रकांता ने नाजिम के गिरफ्तार होने और बाग के तहखाने में कैद करने का सारा हाल तेज सिंह से कह सुनाया। तेज सिंह चपला की चालाकी सुनकर हैरान हो गए और मन ही मन उसको प्यार करने लगे, पर कुछ सोचने के बाद बोले, चपला ने चालाकी तो खूब की मगर धोखा खा गई। ये सुन चपला हैरान हो गई। हाय राम, मैंने क्या धोखा खाया? पर कुछ समझ में नहीं आया। आखिर न रहा गया, तेज सिंह से पूछा, जल्दी बताओ, मैंने क्या धोखा खाया? तेज सिंह ने कहा, क्या तुम इस बात को नहीं जानती थी कि नाजिम बाग में पहुंचा तो अहमद भी जरूर आया होगा? फिर बागी में नाजिम को क्यों छोड़ दिया? तुमको मुनासिब था कि जब उसको गिरफ्तार किया ही था तो महल में लाकर कैद करती या उसी वक्त महाराज के पास भिजवा देती। अब जरूर अहमद नाजिम को छुड़ा ले गया होगा। इतनी बात सुनते ही चपला के होश उड़ गए और बहुत शर्मिंदा होकर बोली, सच है, बड़ी भारी गलती हुई, इसका किसी ने ख्याल न किया। तेज सिंह, और कोई क्यों ख्याल करता? तुम तो चालाक बनती हो, अय्यारा कहलाती हो, इसका ख्याल तुमको होना चाहिए कि दूसरों को? खैर, जाके देखो वह है या नहीं। चपला दौड़ी हुई बाग की तरफ गई। तहखाने के पास जाते ही देखा कि दरवाजा खुला पड़ा है। बस फिर क्या था? यकीन हो गया कि नाजिम को अहमद छुड़ा ले गया। तहखाने के अंदर जाकर देखा तो खाली पड़ा हुआ था। अपनी बेवकूफी पर अफसोस करती हुई लौट आई और बोली, क्या कहूं, सचमुच अहमद नाजिम को छुड़ा ले गया। अब तेज सिंह ने छेड़ना शुरू किया। बड़ी अय्यार बनती थी, कहती थी हम चालाक हैं, होशियार है, ये है, वो है। बस एक अदने अय्यार ने नाकों में दम कर डाला। चपला झुरला उठी और चिढ़कर बोली, चपला नाम नहीं जो अब की बार दोनों को गिरफ्तार कर इसी कमरे में लाकर बेहिसाब जूतियां न लगाऊं। तेज सिंह ने कहा, बस तुम्हारी कारीगरी देखी गई, अब देखो मैं कैसे एक एक को गिरफ्तार कर अपने शहर में ले जाकर कैद करता हूं। इसके बाद तेज सिंह ने अपने आने का पूरा हाल चंद्रकांता और चपला से कह सुनाया और यह भी बतला दिया कि फला जगह पर मैं केतकी को बेहोश करके डाल आया हूं, तुम जाकर उसे उठा लाना। उसके कपड़े मैं न दूंगा, क्योंकि इसी सूरत से बाहर चला जाता हूं। देखो, सिवाय तुम तीनों को यह हाल और किसी को न मालूम हो, नहीं तो सब काम बिगड़ जाएगा। चंद्रकांता ने तेज सिंह से ताकीद की, दूसरे तीसरे दिन तुम जरूर यहां आया करो, तुम्हारे आने से हिम्मत बनी रहती है। बहुत अच्छा, मैं ऐसा ही करूंगा, कहकर तेज सिंह चलने को तैयार हुए। चंद्रकांता उन्हें जाते देख रोकर बोली, क्यों तेज सिंह, क्या मेरी किस्मत में कुमार की मुलाकात नहीं बदी है?
इतना कहते ही गला भर आया और वो फूट फूट कर रोने लगी। तेज सिंह ने बहुत समझाया और कहा कि देखो, ये सब बखेड़ा इसी वास्ते किया जा रहा है जिससे तुम्हारी उनसे हमेशा के लिए मुलाकात हो। अगर तुम ही घबरा जाओगी तो कैसे काम चलेगा। बहुत अच्छी तरह समझा बुझाकर चंद्रकांता को चुप कराया। तब वहां से रवाना हो केतकी की सूरत में दरवाजे पर आए। देखा तो 2-4 प्यादे होश में आए हैं, बाकी चित पड़े हैं। कोई औंधा पड़ा है, कोई उठा तो है मगर फिर झुका ही जाता है। नकली केतकी ने डपट कर दरबानों से कहा, तुम लोग पहरा देते हो या जमीन सूंघते हो? इतनी अफीम क्यों खाते हो कि आंखें नहीं खुलती, और सोते हो तो मुर्दों से बाजी लगाकर? देखो, मैं बड़ी रानी से कहकर तुम्हारी क्या दशा कराती हूं। जो चौबदार होश में आ चुके थे केतकी की बात सुनकर सन्न हो गए और लगे खुशामद करने। देखो केतकी, माफ करो, आज एक नालायक सरकारी चौबदार ने आकर धोखा देकर ऐसा जहरीला तंबाकू पिला दिया कि हम लोगों की ये हालत हो गई। उस पाजी ने तो जान से मारना चाहा था, अल्लाह ने बचा दिया, नहीं तो मारने में क्या कसर छोड़ी थी। देखो, रोज तो ऐसा नहीं होता था, आज धोखा खा गए। हम हाथ जोड़ते हैं, अब कभी ऐसा देखो तो जो चाहे सजा देना। नकली केतकी ने कहा, अच्छा, आज तो छोड़ देती हूं, मगर खबरदार, जो फिर कभी ऐसा हुआ। ये कहते हुए तेज सिंह बाहर निकल गए। डर के मारे किसी ने यह भी न पूछा कि केतकी तू कहाँ जा रही। अब कहानी का भाग 5। अहमद ने, जो बाग के पेड़ पर बैठा हुआ था, जब देखा कि चपला ने नाजिम को गिरफ्तार कर लिया और महल में चली गई तो सोचने लगा कि चंद्रकांता, चपला और चंपा बस यही तीनों महल में गई है। नाजिम इन सभी के साथ नहीं गया तो जरूर वो इस बगीचे में ही कहीं कैद होगा। ये सोच वो पेड़ से उतर इधर उधर ढूंढने लगा। जब उस तहखाने के पास पहुंचा जिसमें नाजिम कैद था तो भीतर से चिल्लाने की आवाज आई, जिसे सुन उसने पहचान लिया कि नाजिम की आवाज है। तहखाने के किवाड़ खोल अंदर गया। नाजिम को बंधा पा झट से उसकी रस्सी खोली और तहखाने के बाहर आकर बोला, चलो जल्दी, इस बगीचे के बाहर हो जाए, तब सब हाल सुने कि क्या हुआ। नाजिम और अहमद बगीचे के बाहर आए और चलते चलते आपस में बातचीत करने लगे। नाजिम ने चपला के हाथ फंस जाने और कोड़ा खाने का पूरा हाल कहा। अहमद, भाई नाजिम, जब तक पहले चपला को हम लोग न पकड़ लेंगे तब तक कोई काम न होगा, क्योंकि चपला बड़ी चालाक है और धीरे धीरे चंपा को भी तेज कर रही है। अगर वो गिरफ्तार न की जाएगी तो थोड़े ही दिनों में 1 की 2 हो जाएगी। चंपा भी इस काम में तेज होकर चपला का साथ देने लायक हो जाएगी। नाजिम, ठीक है, खैर आज तो कोई काम नहीं हो सकता, मुश्किल से जान बची है। हाँ, कल पहले यही काम करना है, यानी जिस तरह से हो चपला को पकड़ना और ऐसी जगह छिपाना है कि जहां पता न लगे और अपने ऊपर किसी को शक भी न हो। ये दोनों आपस में धीरे धीरे बातें करते चले जा रहे थे। थोड़ी देर में जब महल के अगले दरवाजे के पास पहुंचे तो देखा कि केतकी, जो कुमारी चंद्रकांता की लौंडी है, सामने से चली आ रही है। तेज सिंह ने भी, जो केतकी के वेश में चले आ रहे थे, नाजिम और अहमद को देखते ही पहचान लिया और सोचने लगे कि भले मौके पर ये दोनों मिल गए हैं और अपनी भी सूरत अच्छी है। इस समय इन दोनों से कुछ खेल करना चाहिए और बन पड़े तो दोनों नहीं, एक को तो जरूर ही पकड़ना चाहिए। तेज सिंह जानबूझकर इन दोनों के पास से होकर निकले। नाजिम और अहमद भी ये सोचकर उसके पीछे हो लिए कि देखे कहा जाती है। नकली केतकी, तेज सिंह ने मुड़कर देखा और कहा, तुम लोग मेरे पीछे पीछे क्यों चले आ रहे हो? जिस काम पर मुकर्रर हो उस काम को करो। अहमद ने कहा, किस काम पर मुकर्रर है और क्या करें? तुम क्या जानती हो? केतकी ने कहा, मैं सब जानती हूं। तुम वही काम करो जिसमें चपला के हाथ की जूतियां नसीब हों। जिस जगह तुम्हारी मददगार एक लौंडी तक नहीं है, वहां तुम्हारे किए क्या होगा? नाजिम और अहमद केतकी की बात सुनकर दंग रह गए और सोचने लगे कि ये तो बड़ी चालाक मालूम होती है। अगर हम लोगों के मेल में आ जाए तो बड़ा काम निकले। इसकी बातों से मालूम भी होता है कि कुछ लालच देने पर हम लोगों का साथ देगी।
नाजिम ने कहा, सुनो केतकी, हम लोगों का तो काम ही चालाकी करने का है। हम लोग अगर पकड़े जाने और मरने मारने से डरे तो कभी काम न चले, इसी की बदौलत खाते हैं। बात की बात में हजारों रुपए इनाम मिलते हैं। खुदा की मेहरबानी से तुम्हारे जैसे मददगार भी मिल जाते हैं, जैसे आज तुम मिल गई। अब तुमको भी मुनासिब है कि हमारी मदद करो। जो कुछ हमको मिलेगा उससे हम तुमको भी हिस्सा देंगे। केतकी ने कहा, सुनो जी, मैं उम्मीद के ऊपर जान देने वाली नहीं हूं। वे कोई दूसरे होंगे। मैं तो पहले दाम लेती हूं। अब इस वक्त अगर कुछ मुझको दो तो मैं अभी तेज सिंह को तुम्हारे हाथ गिरफ्तार करा दूं। नहीं तो जाओ, जो कुछ करते हो करो। तेज सिंह की गिरफ्तारी का हाल सुनते ही दोनों की तबीयत खुश हो गई। नाजिम ने कहा, अगर तेज सिंह को पकड़वा दो तो जो कहो हम तुमको दे। केतकी, 1,000 रुपए से कम मैं हरगिज न लूंगी। अगर मंजूर हो तो लाओ रुपए मेरे सामने रखो। नाजिम, अब इस वक्त आधी रात को मैं कहां से रुपए लाऊं? हां, कल जरूर दे दूंगा। केतकी, ऐसी बातें मुझसे न करो। मैं पहले ही कह चुकी हूं कि मैं उधार सौदा नहीं करती। लो, मैं जाती हूं। नाजिम आगे से रोककर, सुनो तो, तुम खफा क्यों होती हो? अगर तुमको हम लोगों का एतबार ना हो तो तुम इसी जगह ठहरो, हम लोग जाकर रुपए ले आते हैं। केतकी, अच्छा, एक आदमी यहां मेरे पास रहे और एक आदमी जाकर रुपए ले आओ। नाजिम, अच्छा, अहमद यहां तुम्हारे पास ठहरता है, मैं जाकर रुपए ले आता हूं। यह कहकर नाजिम ने अहमद को तो उसी जगह छोड़ा और आप खुशी खुशी क्रूर सिंह की तरफ रुपए लेने को चला। नाजिम के चले जाने के बाद थोड़ी देर तक केतकी और अहमद इधर उधर की बातें करते रहे। बात करते करते केतकी ने 2-4 इलायची बटुए से निकालकर अहमद को दी और आप भी खाई। अहमद को तेज सिंह के पकड़े जाने की उम्मीद में इतनी खुशी थी कि कुछ सोच न सका और इलायची खा गया, मगर थोड़ी ही देर में उसका सिर घूमने लगा। तब समझ गया कि ये कोई अय्यार, चालाक है जिसने धोखा दिया। चट कमर से खंजर खींच बिना कुछ कहे केतकी को मारा, मगर केतकी पहले से होशियार थी। दाव बचाकर उसने अहमद की कलाई पकड़ ली, जिससे अहमद कुछ न कर सका, बल्कि जरा ही देर में बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। तेज सिंह ने उसकी मुश्कें बांधकर चादर में गठरी कसी और पीठ पर लाद नौगढ़ का रास्ता लिया। खुशी के मारे जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते चले गए। ये भी ख्याल था कि कहीं ऐसा न हो कि नाजिम आ जाए और पीछा करे। इधर नाजिम रुपए लेने के लिए गया तो सीधे क्रूर सिंह के मकान पर पहुंचा। उस समय क्रूर सिंह गहरी नींद में सो रहा था। जाते ही नाजिम ने उसको जगाया। क्रूर सिंह ने पूछा, क्या है जो इस वक्त आधी रात के समय आकर मुझको उठा रहे हो? नाजिम ने क्रूर सिंह से अपनी पूरी कैफियत, यानी चंद्रकांता के बाग में जाना और गिरफ्तार होकर कोड़े खाना, अमहद का छुड़ा लाना, फिर वहां से रवाना होना, रास्ते में केतकी से मिलना और 1,000 रुपए पर तेज सिंह को पकड़वा देने की बातचीत तय करना वगैरह सब खुलासा हाल कह सुनाया। क्रूर सिंह ने नाजिम के पकड़े जाने का हाल सुनकर कुछ अफसोस तो किया, मगर पीछे तेज सिंह के गिरफ्तार होने की उम्मीद सुनकर उछल पड़ा और बोला, लो, अभी 1,000 रुपए देता हूं, बल्कि खुद तुम्हारे साथ चलता हूं। ये कहकर उसने 1,000 रुपए संदूक में से निकाले और नाजिम के साथ हो लिया। जब नाजिम क्रूर सिंह को साथ लेकर वहां पहुंचा जहां अहमद और केतकी को छोड़ा था, तो दोनों में से कोई न मिला। नाजिम तो सन्न हो गया और उसके मुंह से झट ये बात निकल पड़ी कि धोखा हुआ। क्रूर सिंह, कहो नाजिम, क्या हुआ? नाजिम, क्या कहूं, वो जरूर केतकी नहीं कोई अय्यार था जिसने पूरा धोखा दिया और अहमद को तो ले ही गया। क्रूर सिंह, खूब, तुम तो बाग में ही चपला के हाथ से पिट चुके थे। अहमद बाकी था, सो वो भी इस वक्त कहीं जूते खाता होगा। चलो, छुट्टी हुई। नाजिम ने शक मिटाने के लिए थोड़ी देर तक इधर उधर खोज भी की, पर कुछ पता न लगा। आखिर रोते पीटते दोनों ने घर का रास्ता लिया। अब कहानी का भाग 6। तेज सिंह को विजयगढ़ की तरफ विदा कर वीरेंद्र सिंह अपने महल में आए, मगर किसी काम में उनका दिल न लगता था। हरदम चंद्रकांता की याद में सिर झुकाए बैठे रहना,
और जब कभी निराश हो जाना तो चंद्रकांता की तस्वीर अपने सामने रखकर बातें किया करना, या पलंग पर लेट मुंह ढांप खूब रोना, बस यही उनका कम था। अगर कोई पूछता तो बातें बना देते। वीरेंद्र सिंह के बाप सुरेंद्र सिंह को वीरेंद्र सिंह का सब हाल मालूम था, मगर क्या करते, कुछ बस नहीं चलता था, क्योंकि विजयगढ़ का राजा उनसे बहुत जबरदस्त था और हमेशा उन पर हुकूमत रखता था। वीरेंद्र सिंह ने तेज सिंह को विजयगढ़ जाती बार कह दिया था कि तुम आज ही लौट आना। रात 12 बजे तक वीरेंद्र सिंह ने तेज सिंह की राह देखी। जब वो न आए तो उनकी घबराहट और भी ज्यादा हो गई। आखिर अपने को संभाला और मसहरी पर लेट दरवाजे की तरफ देखने लगे। सवेरा होने ही वाला था कि तेज सिंह पीठ पर एक गट्ठा लादे आ पहुंचे। पहरे वाले इस हालत में इनको देख हैरान थे, मगर खौफ से कुछ कह नहीं सकते थे। तेज सिंह ने वीरेंद्र सिंह के कैमरे में पहुंचकर देखा कि अभी तक वे जाग रहे हैं। वीरेंद्र सिंह तेज सिंह को देखते ही वो उठ खड़े हुए और बोले, कहो भाई, क्या खबर लाए? तेज सिंह ने वहां का सब हाल सुनाया। चंद्रकांता की चिट्ठी हाथ पर रख दी, अहमद को गठरी खोलकर दिखा दिया और कहा, ये चिट्ठी है और ये सौगात है। वीरेंद्र सिंह बहुत खुश हुए। चिट्ठी को कई मर्तबा पढ़ा और आंखों से लगाया। फिर तेज सिंह से कहा, सुनो भाई, इस अहमद को ऐसी जगह रखो जहां किसी को मालूम न हो। अगर जयसिंह को खबर लगेगी तो फसाद बढ़ जाएगा। तेज सिंह, इस बात को मैं पहले से सोच चुका हूं। मैं इसको एक पहाड़ी खो में रखाता हूं जिसको मैं ही जानता हूं। यह कहकर तेज सिंह ने फिर अहमद की गठरी बांधी और एक प्यादे को भेजकर देवी सिंह नामी अय्यार को बुलाया, जो तेज सिंह का शागिर्द, दिली दोस्त और रिश्ते में साला लगता था, तथा अय्यारी के फन में भी तेज सिंह से किसी तरह कम न था। जब देवी सिंह आ गए तब तेज सिंह ने अहमद की गठरी अपनी पीठ पर लादी और देवी सिंह से कहा, आओ हमारे साथ चलो, तुमसे एक काम है। देवी सिंह ने कहा, गुरुजी वो गठरी मुझको दो, मैं चलूं। मेरे रहते ये काम आपको अच्छा नहीं लगता। आखिर देवी सिंह ने वो गठरी पीठ पर लाद ली और तेज सिंह के पीछे चल पड़े। वे दोनों शहर के बाहर ही जंगल और पहाड़ियों में पेचीदे रास्तों में जाते जाते 2 कोस के करीब पहुंचकर एक अंधेरी खो में घुसे। थोड़ी देर चलने के बाद कुछ रोशनी मिली। वहां जाकर तेज सिंह ठहर गए और देवी सिंह से बोले, गठरी रख दो। देवी सिंह गठरी रखकर, गुरुजी, ये तो अजीब जगह है, अगर कोई आए भी तो यहां से जाना मुश्किल हो जाए। तेज सिंह, सुनो देवी सिंह, इस जगह को मेरे सिवाय कोई नहीं जानता। तुमको अपना दिली दोस्त समझ कर ले आया हूं। तुम्हें अभी बहुत कुछ काम करना होगा। देवी सिंह, मैं आपका ताबेदार हूं। तुम गुरु हो, क्योंकि अय्यारी तुम्ही ने मुझको सिखाई है। अगर मेरी जान की जरूरत पड़े तो मैं देने को तैयार हूं। तेज सिंह, सुनो, और जो बातें मैं तुमसे कहता हूं उनका अच्छी तरह ख्याल रखो। ये सामने जो पत्थर का दरवाजा देखते हो, इसको खोलना सिवाय मेरे कोई भी नहीं जानता, या फिर मेरे उस्ताद जिन्होंने मुझको अय्यारी सिखाई वे जानते थे। वे तो अब नहीं है, मर गए। इस समय सिवाय मेरे कोई नहीं जानता, और मैं तुमको इसका खोलना बतलाए देता हूं। इसका खोलना बतलाए देता हूं। जिस जिसको मैं पकड़ कर लाया करूंगा, इसी जगह लाकर कैद किया करूंगा, जिससे किसी को मालूम न हो और कोई छुड़ा के भी न ले जा सके। इसके अंदर कैद करने से कैदियों के हाथ पैर बांधने की जरूरत नहीं रहेगी। सिर्फ हिफाजत के लिए एक खुलासी बेड़ी उनके पैरों में डाल देनी पड़ेगी, जिससे वो धीरे धीरे चल फिर सके। कैदियों के खाने पीने की भी फिक्र तुमको नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर एक छोटी सी कुदरती नहर है जिसमें बराबर पानी रहता है। यहां मेवों के दरख्त भी बहुत है। इस अय्यार को इसी में कैद करते हैं। बाद इसके महाराज से ये बहाना करके कि आजकल मैं बीमार रहता हूं, अगर 1 महीने की छुट्टी मिले तो आबोवा बदलाओ, महीने भर की छुट्टी ले लो। मैं कोशिश करके तुम्हें छुट्टी दिला दूंगा। तब तुम भेष बदल कर विजयगढ़ जाओ और बराबर वही रहकर इधर उधर की खबर लिया करो। जो कुछ हाल हो मुझसे कहा करो, और जब मौका देखो तो बदमाशों को गिरफ्तार करके इसी जगह ला उनको कैद भी कर दिया करो।
और भी बहुत सी बातें देवी सिंह को समझाने के बाद तेज सिंह दरवाजा खोलने चले। दरवाजे के ऊपर एक बड़ा सा चेहरा शेर का बना हुआ था, जिसके मुंह में हाथ बखूबी जा सकता था। तेज सिंह ने देवी सिंह से कहा, इस चेहरे के मुंह में हाथ डालकर इसकी जुबान बाहर खींचो। देवी सिंह ने वैसा ही किया और हाथ भर के करीब जुबान खींच ली। उसके खींचते ही एक आवाज हुई और दरवाजा खुल गया। अहमद की गठरी लिए हुए दोनों अंदर गए। देवी सिंह ने देखा कि वो खूब खुलासा जगह, बल्कि कोस भर का साफ मैदान है। चारों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियां, जिन पर किसी तरह आदमी चढ़ नहीं सकता। बीच में एक छोटा सा झरना पानी का बह रहा है और बहुत से जंगली मेवों के दरख्तों से अजब सुहावनी जगह मालूम होती है। चारों तरफ की पहाड़ियां, नीचे से ऊपर तक छोटे छोटे करजनी, घुमची, बेर, मकोये, चिरौंजी वगैरह के घने दरख्तों और लताओं से भरी हुई है। बड़े बड़े पत्थर के ढोके मस्त हाथी की तरह दिखाई देते हैं। ऊपर से पानी गिर रहा है, जिसकी आवाज बहुत भली मालूम होती है। हवा चलने से पेड़ों की सरसराहट और पानी की आवाज तथा बीच में मोरों का शोर और भी दिल को खींच लेता है। नीचे जो चश्मा पानी का पश्चिम से पूरब की तरफ घूमता हुआ बह रहा है, उसके दोनों तरफ जामुन के पेड़ लगे हुए हैं और पके जामुन उस चश्मे के पानी में गिर रहे हैं। पानी भी चश्मे का इतना साफ है कि जमीन दिखाई देती है, कहीं हाथ भर, कहीं कमर बराबर, कहीं उससे भी ज्यादा होगा। पहाड़ों में कुदरती खो बने हैं, जिनके देखने से मालूम होता है कि मानो ईश्वर ने यहां सैलानियों के रहने के लिए कोठरियां बना दी हैं। चारों तरफ की पहाड़ियां ढलवा और बनिस्बत नीचे के ऊपर से ज्यादा खुलासा थी और उन पर बादलों के टुकड़े छोटे छोटे शामियानों का मजा दे रहे थे। ये जगह ऐसी सुहावनी थी कि वर्षों रहने पर भी किसी की तबीयत न घबराए, बल्कि खुशी मालूम हो। सुबह हो गई, सूरज निकल आया। तेज सिंह ने अहमद की गठरी खोली। उसका गियारी का बटुआ और खंजर जो कमर में बंधा था ले लिया और एक बेड़ी उसके पैर में डालने के बाद होशियार किया। जब अहमद होश में आया और उसने अपने को इस दिलचस्प मैदान में देखा तो यकीन हो गया कि वो मर गया है और फरिश्ते उसको यहां ले आए हैं। लगा कलमा पढ़ने। तेज सिंह के उसके कलमा पढ़ने पर हंसी आई। बोले, मियां साहब, आप हमारे कैदी हैं, इधर देखिए। अहमद ने तेज सिंह की तरफ देखा। पहचानते ही जान सूख गई। समझ गया कि तब न मरे तो अब मरे। बीवी केतकी की सूरत आंखों के सामने फिर गई। खौफ ने उसका गला ऐसा दबाया कि एक हर्फ भी मुंह से न निकल सका। अहमद को उसी मैदान में चश्मे के किनारे छोड़ दोनों अय्यार बाहर निकल आए। तेज सिंह ने देवी सिंह से कहा, इस शेर की जुबान जो तुमने बाहर खींच ली है, उसी के मुंह में डाल दो। देवी सिंह ने वैसा ही किया। जुबान उसके मुंह में डालते ही जोर से दरवाजा बंद हो गया और दोनों आदमी उसी पेचीदी राह से घर की तरफ रवाना हुए। पहर भर दिन चढ़ा होगा जब ये दोनों लौटकर वीरेंद्र सिंह के पास पहुंचे। वीरेंद्र सिंह ने पूछा, अहमद को कहां कैद करने ले गए थे जो इतनी देर लगी? तेज सिंह ने जवाब दिया, एक पहाड़ी खो में कैद कराया हूं। आज आपको भी वो जगह दिखाऊंगा, पर मेरी राय है कि देवी सिंह थोड़े दिन भेष बदलकर विजयगढ़ में रहें। ऐसा करने से मुझको बड़ी मदद मिलेगी। इसके बाद वो सब बातें भी वीरेंद्र सिंह को कह सुनाई जो खो में देवी सिंह को समझाई थी, और जो कुछ राय ठहरी थी वो भी कहा, जिसे वीरेंद्र सिंह ने बहुत पसंद किया। स्नान पूजा और मामूली कामों से फुर्सत पा दोनों आदमी देवी सिंह को साथ लिए राज दरबार में गए। देवी सिंह ने छुट्टी के लिए अर्ज किया। राजा देवी सिंह को बहुत चाहते थे, छुट्टी देना मंजूर न था। कहने लगे, हम तुम्हारी दवा यहां ही कराएंगे। आखिर वीरेंद्र सिंह और तेज सिंह की सिफारिश से छुट्टी मिली। दरबार बर्खास्त होने पर वीरेंद्र सिंह राजा के साथ महल में चले गए और तेज सिंह अपने पिता जीत सिंह के साथ घर आए। देवी सिंह को भी साथ लाए और सफर की तैयारी कर उसी समय उनको रवाना कर दिया। जाती दफा उन्हें और भी बातें समझा दी। दूसरे दिन तेज सिंह अपने साथ वीरेंद्र सिंह को उस घाटी में ले गए जहां अहमद को कैद किया था। कुमार उस जगह को देखकर बहुत ही खुश हुए और बोले,
भाई, इस जगह को देखकर तो मेरे दिल में बहुत सी बातें पैदा होती हैं। तेज सिंह ने कहा, पहले पहल इस जगह को देखकर मैं तो आपसे भी ज्यादा हैरान हुआ था, मगर गुरुजी ने बहुत कुछ हाल वहां का समझाकर मेरी दिल जमई कर दी थी, जो किसी दूसरे वक्त आपसे कहूंगा। वीरेंद्र सिंह इस बात को सुनकर और भी हैरान हुए और उस घाटी की कैफियत जानने के लिए जिद करने लगे। आखिर तेज सिंह ने वहां का हाल, जो कुछ अपने गुरु से सुना था, कहा, जिसे सुनकर वीरेंद्र सिंह बहुत प्रसन्न हुए। तेज सिंह ने वीरेंद्र सिंह से कहा, वे इतना खुश क्यों हुए और ये घाटी कैसी थी? ये सब हाल किसी दूसरे मौके पर अब कहानी का भाग किया जाएगा। वे दोनों वहां से रवाना होकर अपने महल आए। कुमार ने कहा, भाई, अब तो मेरा हौसला बहुत बढ़ गया है। जी में आता है कि जयसिंह से लड़ जाऊं। तेज सिंह ने कहा, आपका हौसला ठीक है, मगर जल्दी करने से चंद्रकांता की जान का खौफ है। आप इतना घबराते क्यों हैं? देखिए तो क्या होता है। कल मैं फिर जाऊंगा और मालूम करूंगा कि अहमद के पकड़े जाने से दुश्मनों की क्या कैफियत हुई। फिर दूसरी बार आपको ले चलूंगा। वीरेंद्र सिंह ने कहा, नहीं, अब की बार मैं जरूर चलूंगा। इस तरह एकदम डरपोक होकर बैठे रहना मर्दों का काम नहीं। तेज सिंह ने कहा, अच्छा, आप भी चलिए, हर्ज क्या है, मगर एक काम होना जरूरी है, जो ये कि महाराज से 5-4 रोज के लिए शिकार की छुट्टी लीजिए और अपनी सरहद पर डेरा डाल दीजिए। वहां से कुल 2.5 कोस चंद्रकांता का महल रह जाएगा। तब हर तरह का सुविधा होगा। इस बात को वीरेंद्र सिंह ने भी पसंद किया और आखिर यही राय पक्की ठहरी। कुछ दिन बाद वीरेंद्र सिंह ने अपने पिता सुरेंद्र सिंह से शिकार के लिए 8 दिन की छुट्टी ले ली और थोड़े से अपने दिली आदमियों को, जो खास उन्हीं के खिदमती थे और उनको जान से ज्यादा चाहते थे, साथ ले रवाना हुए। थोड़ा सा दिन बाकी था, तब नौगढ़ और विजयगढ़ के सिवाने पर इन लोगों का डेरा पड़ गया। रात भर वहां मुकाम रहा और ये राय ठहरी कि पहले तेज सिंह विजयगढ़ जाकर हालचाल ले आए। अब कहानी का भाग 7। अहमद के पकड़े जाने से नाजिम बहुत उदास हो गया और क्रूर सिंह को तो अपनी ही फिक्र पड़ गई कि कहीं तेज सिंह मुझको भी न पकड़ ले जाए। इस खौफ से वो हरदम चौकन्ना रहता था। मगर महाराज जयसिंह के दरबार में रोज आता और वीरेंद्र सिंह के प्रति उनको भड़काया करता। एक दिन नाजिम ने क्रूर सिंह को यह सलाह दी कि जिस तरह हो सके अपने बाप कुप्थ सिंह को मार डालो। उसके मरने के बाद जय सिंह जरूर तुमको मंत्री, वजीर बनाएंगे। उस वक्त तुम्हारी हुकूमत हो जाने से सब काम बहुत जल्द होगा। आखिर क्रूर सिंह ने जहर दिलवाकर अपने बाप को मरवा डाला। महाराज ने कुप्थ सिंह के मरने पर अफसोस किया और कई दिन तक दरबार में न आए। शहर में भी कुप्थ सिंह के मरने का गम छा गया। क्रूर सिंह ने जाहिर में अपने बाप के मरने का भारी मातम, गम किया और 12 रोज के वास्ते अलग बिस्तर जमाया। दिन भर तो अपने बाप को रोता, पर रात को नाजिम के साथ बैठकर चंद्रकांता से मिलने तथा तेज सिंह और वीरेंद्र सिंह को गिरफ्तार करने की फिक्र करता। इन्हीं दिनों वीरेंद्र सिंह ने भी शिकार के बहाने विजयगढ़ की सरहद पर खेमा डाल दिया था, जिसकी खबर नाजिम ने क्रूर सिंह को पहुंचाई और कहा, वीरेंद्र सिंह जरूर चंद्रकांता की फिक्र में आया है। अफसोस, इस समय अहमद न हुआ नहीं तो बड़ा काम निकलता। खैर, देखा जाएगा। वो कह क्रूर सिंह से विदा हो बालादवी टो लेने के लिए गश्त करना के वास्ते चला गया। तेज सिंह वीरेंद्र सिंह से रुखसत हो विजयगढ़ पहुंचे और मंत्री के मरने तथा शहर भर में गम छाने का हाल लेकर वीरेंद्र सिंह के पास लौट आए। ये भी खबर लाएं कि 2 दिन बाद सूतक निकल जाने पर महाराज जयसिंह क्रूर को अपना दीवान बनाएंगे। वीरेंद्र सिंह, देखो, क्रूर ने अपने बाप को मार डाला। अगर राजा को भी मार डाले तो ऐसे आदमी का क्या ठिकाना। तेज सिंह, सच है, वो नालायक जहां तक भी होगा राजा पर भी बहुत जल्द हाथ फेरेगा। अस्तु, अब मैं 2 दिन चंद्रकांता के महल में न जाकर दरबार ही का हाल चाल लूंगा। हां, इस बीच में अगर मौका मिल जाए तो देखा जाएगा। वीरेंद्र सिंह, सो सब कुछ नहीं, चाहे जो हो, आज मैं चंद्रकांता से जरूर मुलाकात करूंगा। तेज सिंह, आप जल्दी न करें,
जल्दी ही सब कामों को बिगाड़ती है। वीरेंद्र, जो भी हो, मैं तो जरूर जाऊंगा। तेज सिंह ने बहुत समझाया, मगर चंद्रकांता की जुदाई में उनको भला बुरा क्या सूझता था। एक न मानी और चलने के लिए तैयार हो ही गए। आखिर तेज सिंह ने कहा, खैर, नहीं मानते तो चलिए। जब आपकी ऐसी मर्जी है तो हम क्या करें, जो कुछ होगा देखा जाएगा। शाम के वक्त ये दोनों टहलने के लिए खेमे के बाहर निकले और अपने प्यादों से कह गए कि अगर हम लोगों के आने में देर हो तो घबराना मत। टहलते हुए दोनों विजयगढ़ की तरफ रवाना हुए। कुछ रात गई होगी जब चंद्रकांता के उसी नजरबाग के पास पहुंचे जिसका हाल पहले लिख चुके हैं। रात अंधेरी थी, इसलिए इन दोनों को बाग में जाने के लिए कोई आश्चर्य न करना पड़ा। पहरे वालों को बचाकर कमंद फेंका और उसके जरिए बाग के अंदर एक घने पेड़ के नीचे खड़े हो इधर उधर निगाह दौड़ाकर देखने लगे। बाग के बीचों बीच संगमरमर के एक साफ चिकने चबूतरे पर मोमी शमादान जल रहा था। चंद्रकांता, चपला और चंपा बैठी बातें कर रही थी। चपला बातें भी करती जाती थी और इधर उधर तेजी के साथ निगाह भी दौड़ा रही थी। चंद्रकांता को देखते ही वीरेंद्र सिंह का अजब हाल हो गया। बदन में कप्पी होने लगी, यहां तक कि बेहोश होकर गिर पड़े। मगर वीरेंद्र सिंह की ये हालत देख तेज सिंह पर कोई प्रभाव न हुआ। झट अपने अयारी बटुए से लखलखा निकाल सूंघा दिया और होश में लाकर कहा, देखिए, दूसरे के मकान में आपको इस तरह बेसुध न होना चाहिए। अब आप अपने को संभालिए और इसी जगह ठहरिए। मैं जाकर बात कर आओ, तब आपको ले चलूं। ये कहकर उन्हें उसी पेड़ के नीचे छोड़ उस जगह गए जहां चंद्रकांता, चपला और चंपा बैठी थी। तेज सिंह को देखते ही चंद्रकांता बोली, क्यों जी, इतने दिन कहाँ रहे? क्या इसी का नाम मुरव्वत है? अब की आए तो अकेले ही आए। वाह, ऐसा ही था तो हाथ में चूड़ी पहन लेते। शर्मिंदा होकर की डींग क्यों मारते हैं? जब उनकी मोहब्बत का यही हाल है तो मैं जी कर क्या करूंगी? कहकर चंद्रकांता रोने लगी, यहां तक कि हिचकी बंद गई। तेज सिंह उसकी हालत देख बहुत घबराए और बोले, बस इसी को नादानी कहते हैं। अच्छी तरह हाल भी न पूछा और लगी रोने। ऐसा ही है तो उनको लिए आता हूं। ये कहकर तेज सिंह वहां गए जहां वीरेंद्र सिंह को छोड़ा था और उनको अपने साथ ले चंद्रकांता के पास लौटे। चंद्रकांता वीरेंद्र सिंह के मिलने से बड़ी खुश हुई। दोनों मिलकर खूब रोए, यहां तक कि बेहोश हो गए, मगर थोड़ी देर बाद होश में आ गए और आपस में शिकायत मिली मोहब्बत की बात करने लगे। अब जमाने का उलटफेर देखिए। घूमता फिरता टो लगाता नाजिम भी उसी जगह आ पहुंचा और दूर से इन सभी की खुशी भरी मजलिस देखकर जल मरा। तुरंत ही लौटकर क्रूर सिंह के पास पहुंचा। क्रूर सिंह ने नाजिम को घबराया हुआ देखा और पूछा, क्यों, क्या बात है जो तुम इतना घबराए हुए हो? नाजिम, है क्या? जो मैं सोचता था वही हुआ। यही वक्त चालाकी का है। अगर अब भी कुछ न बन पड़ा तो बस तुम्हारी किस्मत फूट गई, ऐसा ही समझना पड़ेगा। क्रूर सिंह, तुम्हारी बातें तो कुछ समझ में नहीं आती। खुलासा कहो, क्या बात है? नाजिम, खुलासा बस यही है कि वीरेंद्र सिंह चंद्रकांता के पास पहुंच गया और इस समय बाग में हंसी के कहकहे उड़ रहे हैं। ये सुनते ही क्रूर सिंह की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। दुनिया उदास मालूम होने लगी। कहा तो बाप के जाहिरी गम में वो सर मुड़ाए बरसाती मेढक बना बैठा था। तेरा रोज कहीं बाहर जाना हो ही नहीं सकता था। मगर इस खबर ने उसको अपने आपे में न रहने दिया। फौरन उठ खड़ा हुआ और उसी तरह नंगधड़ंग औंधी हाड़ी सा सिर लिए महाराज जयसिंह के पास पहुंचा। जयसिंह क्रूर सिंह को इस तरह आया देख हैरान हो बोले, क्रूर सिंह, सूतक और बाप का गम छोड़कर तुम्हारा इस तरह आना मुझको हैरानी में डाल रहा है। क्रूर सिंह ने कहा, महाराज, हमारे बाप तो आप है। उन्होंने तो पैदा किया, परवरिश आपकी बदौलत होती है। जब आपकी इज्जत में बट्टा लगा तो मेरी जिंदगी किस काम की है और मैं किस लायक गिना जाऊंगा? जय सिंह गुस्से में आकर, क्रूर सिंह, ऐसा कौन है जो हमारी इज्जत बिगाड़े? क्रूर सिंह, एक अदना आदमी। जय सिंह, दांत पीस कर जल्दी बताओ, वो कौन है जिसके सिर पर मौत सवार हुई है? क्रूर सिंह, वीरेंद्र सिंह। जय सिंह,
उसकी क्या मजाल जो मेरा मुकाबला करे। इज्जत बिगाड़ना तो दूर की बात है। तुम्हारी बात कुछ समझ में नहीं आती। साफ साफ जल्द बताओ, क्या बात है? वीरेंद्र सिंह कहाँ है? क्रूर सिंह आपके चोर महल के बाग में। ये सुनते ही महाराज का बदन मारे गुस्से के कांपने लगा। तड़प कर हुक्म दिया, अभी जाकर बाग को घेर लो। मैं कोर्ट की राह वहां जाता हूं। अब कहानी का भाग 8। वीरेंद्र सिंह चंद्रकांता से मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। चपला से तेज सिंह उलझ रहे हैं। चंपा बेचारी इन लोगों का मुंह ताक रही है। अचानक एक काला कलूटा आदमी, सिर से पैर तक आबनूस का कुंदा, लाल लाल आंखें, लंगोटा कसे, उछलता कूदता, इस सब के बीच में आ खड़ा हुआ। पहले तो ऊपर से नीचे के नीचे दांत खोल तेज सिंह की तरफ दिखाया, तब बोला, खबरी भई राजा को तुमरी सुनो गुरुजी मेरे। इसके बाद उछलता कूदता चला गया। जाती दफा चंपा की टांग पकड़ थोड़ी दूर घसीटता ले गया। आखिर छोड़ दिया। ये देख सब हैरान हो गए और डरे कि ये पिशाच कहां से आ गया। चंपा बेचारी तो चिल्ला उठी, मगर तेज सिंह फौरन उठ खड़े हुए और वीरेंद्र सिंह का हाथ पकड़ के बोले, चलो जल्दी उठो, अब बैठने का मौका नहीं। चंद्रकांता की तरफ देखकर बोले, हम लोगों के जल्दी चले जाने का रंज तुम मत करना, और जब तक महाराज यहां न आए इसी तरह सबकी सब बैठी रहना। चंद्रकांता, इतनी जल्दी करने का सबब क्या है, और ये कौन था जिसकी बात सुनकर भागना पड़ा? तेज सिंह, जल्दी से, अब बात करने का मौका नहीं रहा। ये कहकर वीरेंद्र सिंह को जबरदस्ती उठाया और साथ ले कमन के जरिए बाग के बाहर हो गए। चंद्रकांता को वीरेंद्र सिंह का इस तरह चला जाना बहुत बुरा मालूम हुआ। आंखों में आंसू पर चपला से बोली, ये क्या तमाशा हो गया, कुछ समझ में नहीं आता। उस पिशाच को देखकर मैं कैसी डरी। मेरे कलेजे पर हाथ रखकर देखो, अभी तक धड़धड़ा रहा है। तुमने क्या ख्याल किया? चपला ने कहा, कुछ ठीक समझ में नहीं आता। हां, इतना जरूर है कि इस समय वीरेंद्र सिंह के यहां आने की खबर महाराज को हो गई है। वे जरूर आते होंगे। चंपा बोली, न मालूम मुए को मुझसे क्या दुश्मनी थी। चंपा की बात पर चपला को हंसी आ गई, मगर हैरान थी कि ये क्या खेल हो गया। थोड़ी देर तक इसी तरह की ताज्जुब भरी बातें होती रहीं। इतने में ही बाग के चारों तरफ शोरगुल की आवाजें आने लगी। चपला ने कहा, रंग बुरे नजर आने लगे। मालूम होता है बाग को सिपाहियों ने घेर लिया। बात पूरी भी न होने पाई थी कि सामने महाराज आते हुए दिखाई पड़े। देखते ही देखते सब की सब उठ खड़ी हुई। चंद्रकांता ने बढ़कर पिता के आगे सिर झुकाया और कहा, इस समय आपके एकाएक आने। इतना कहकर चुप हो रही। जयसिंह ने कहा, कुछ नहीं, तुम्हें देखने को जी चाहा इसीलिए चले आए। अब तुम भी महल में जाओ, यहां क्यों बैठी हो? ओस पड़ती है, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। ये कहकर महल की तरफ रवाना हुए। चंद्रकांता, चपला और चंपा भी महाराज के पीछे पीछे महल में गई। जैसे अपने कमरे में आए और मन में बहुत शर्मिंदा होकर कहने लगे, देखो, हमारी भोली भाली लड़की को क्रूर सिंह झूठ-मूठ बदनाम करता है। न मालूम इस नालायक के जी में क्या समाई है। बेधड़क उस बेचारी को ऐब लगा दिया। अगर लड़की सुनेगी तो क्या कहेगी? ऐसे शैतान का तो मुंह न देखना चाहिए, बल्कि सजा देनी चाहिए, जिससे फिर ऐसा कमीनापन न करे। ये सोच हरि सिंह नाम के एक चौबदार को हुक्म दिया कि बहुत जल्द क्रूर सिंह को हाजिर करे। हरि सिंह क्रूर सिंह को खोजता हुआ और पता लगाता हुआ बाग के पास पहुंचा, जहां वो बहुत से आदमियों के साथ खुशी खुशी बाग को घेरे हुए था। हरि सिंह ने कहा, चलिए, महाराज ने बुलाया है। क्रूर सिंह घबरा उठा कि महाराज ने क्यों बुलाया? क्या चोर नहीं मिला? महाराज तो मेरे सामने महल में चले गए थे। हरि सिंह से पूछा, महाराज क्या कह रहे हैं? उसने कहा, अभी महल से आए हैं, गुस्से से भरे बैठे हैं, आपको जल्दी बुलाया है। ये सुनते ही क्रूर सिंह की नानी मर गई। डरता कांपता हरि सिंह महाराज के पास पहुंचा। महाराज ने क्रूर सिंह को देखते ही कहा, क्यों बेक्रूर? बेचारी चंद्रकांता को इस तरह झूठ-मूठ बदनाम करना और हमारी इज्जत में बट्टा लगाना, यही तेरा काम है? ये इतने आदमी जो बाग को घेरे हुए हैं,
अपने जी में क्या कहते होंगे? नालायक, गधा, पाजी, तूने कैसे कहा कि महल में वीरेंद्र है? मारे गुस्से के महाराज जयसिंह के होंठ कांप रहे थे, आंखें लाल हो रही थी। ये कैफियत देख क्रूर सिंह की तो जान सूख गई। घबरा कर बोला, मुझको तो ये खबर नाजिम ने पहुंचाई थी, जो आजकल महल के पहरे पर मुकर्रर है। ये सुनते ही महाराज ने हुक्म दिया, बुलाओ नाजिम को। थोड़ी देर में नाजिम भी हाजिर किया गया। गुस्से से भरे हुए महाराज के मुंह से साफ आवाज नहीं निकलती थी। टूटे फूटे शब्दों में नाजिम से पूछा, क्यों बे, तूने कैसी खबर पहुंचाई? इस कहानी को मैं यहीं विराम देता हूं। अगर इस कहानी का अगला भाग आप सुनना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में लिख कर बताइए। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और कहानी को लाइक करना ना भूलें। नमस्कार।